नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चल रहे हैं जिसने पहली बार, लिटरली पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसी पावर जिसने सब कॉन्टिनेंट का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये है मौर्य साम्राज्य का फैलाव। मतलब आज के अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कर्नाटक तक। ये भारत का पहला रियल एम्पायर था। इससे पहले किसी ने भी इतने बड़े इलाके को एक झंडे के नीचे लाने की हिम्मत नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक डायनेस्टी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, एक क्रूर विजेता कैसे इतिहास का सबसे बड़ा शांति का दूत बन गया? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक एम्बिशियस नौजवान और उसके बेहद चतुर गुरु से। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ताकतवर डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और एक नए दौर की नींव रखी। मौर्य वंश ने करीब 137 साल तक राज किया। इसकी शुरुआत 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार और फिर इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक अशोक। देखिए, 137 साल सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका असर सदियों तक महसूस किया गया। अब चंद्रगुप्त की कहानी में सबसे दिलचस्प बात है उनका और उनके सलाहकार चाणक्य का साथ। ये सिर्फ एक राजा और मंत्री की जोड़ी नहीं थी, ये विजन और स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इन दोनों ने मिलकर ना सिर्फ ताकतवर नंद वंश को हराया, बल्कि सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी शिकस्त दी। और इस एक जीत ने उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी असर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब आते हैं इस साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट अशोक पर। एक ऐसा नाम जो जंग और अमन दोनों से बराबर जुड़ा है, और एक ही घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1 लाख ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 261 बीसी में हुए कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की ये संख्या है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस तबाही का सबूत है जिसने एक सम्राट को अंदर तक झकझोर दिया था। ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं, बल्कि अशोक के खुद के हैं, जो उनके 13वें शिलालेख में मिलते हैं। जंग के मैदान में हुए उस विनाश को देखकर अशोक ने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए। सोचिए, इतिहास में ये एक अनोखा पल था जब एक विजेता जीतने के बाद जंग को छोड़ रहा था। तो यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। अशोक ने अपनी इंपीरियल पॉलिसी को 180 डिग्री पर घुमा दिया। भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों का शोर अब धम्म घोष में बदल चुका था, यानी नेकी और अमन का पैगाम। यह सिर्फ एक सम्राट का हृदय परिवर्तन नहीं था, यह पूरे साम्राज्य की आत्मा का बदलना था। पर यह धम्म था क्या? देखिए, यह कोई नया धर्म नहीं था, यह एक मॉरल कोड था, जीने का एक सही तरीका। इसकी बुनियाद थी नॉन वायलेंस, सभी के लिए टॉलरेंस और अपनी प्रजा की भलाई। इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने का ये अशोक का अपना तरीका था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि मौर्य शासक इतने बड़े साम्राज्य को चलाते कैसे थे। आखिर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी कैसी? ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और इसका जवाब छिपा है मौर्यों के हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने सप्तांग थियरी दी, मतलब राज्य के 7 जरूरी हिस्से, राजा, उसके मंत्री, जमीन और लोग, किला, खजाना, सेना और दोस्त यानी सहयोगी। उनका मानना था कि एक कामयाब राज्य के लिए इन 7 का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यही मौर्य प्रशासन का फाउंडेशन था। और ये टेबल साफ दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना डिटेल था। समाहर्ता था जो टैक्स कलेक्शन देखता था, सन्निधाता शाही खजाने का इंचार्ज था, और फिर थे अध्यक्ष जो एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग तक 20 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते थे। और हाँ, अशोक ने एक बिल्कुल नया पद बनाया, धम्म महामात्र, जिनका काम था धम्म के संदेश को फैलाना। इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए उसे 4 बड़े प्रांतों यानी प्रोविंसेस में बांटा गया था, जिनकी अपनी राजधानियां थीं। और इन प्रांतों के गवर्नर अक्सर रॉयल फैमिली के राजकुमार ही होते थे। इससे राजधानी पाटलिपुत्र का पूरे एम्पायर पर सीधा कंट्रोल बना रहता था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर अब जरा उस दौर के आम लोगों की जिंदगी, उनके समाज और कला पर भी एक नजर डालते हैं। मौर्य समाज काफी कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ वर्ण व्यवस्था थी, तो दूसरी ओर ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने प्रोफेशन के आधार पर 7 अलग अलग क्लासेस का जिक्र किया है।
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, उस जमाने में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानित थी और यहां तक कि सम्राट की हिफाजत के लिए महिला बॉडीगार्ड्स भी हुआ करती थीं। अब ये देखिए, ये अशोक की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की ब्रिलियंस को दिखाता है। उन्होंने अपने संदेशों और आदेशों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाया और उन्हें पूरे साम्राज्य में जगह जगह लगवा दिया। ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था, जिससे एक सम्राट अपनी प्रजा से डायरेक्ट बात कर सकता था। लेकिन हर बड़े साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का सूरज भी डूबा, पर इसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। धीरे धीरे सेंट्रल पावर कमजोर पड़ती गई, दूर के प्रांत आजाद होने लगे और शायद इकोनॉमी पर भी दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 184 बीसी में आखिरी मौर्य शासक की हत्या के साथ ही इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है, पत्थर की तरह मजबूत। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, सारनाथ का वो 4 शेरों वाला स्तंभ, वो अशोक के जमाने का है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो भी वहीं से आया है। मौर्यों ने सिर्फ भारत को एक नहीं किया, बल्कि हमें वो प्रतीक दिए जो आज हमारी पहचान का हिस्सा हैं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अशोक की असली विरासत क्या है? क्या वो एक संत राजा थे जिन्होंने दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, या फिर वो एक आदर्शवादी थे जिनकी अहिंसा की नीतियों ने ही उनके इतने शक्तिशाली साम्राज्य को कमजोर कर दिया? ये एक ऐसी बहस है जिसका जवाब इतिहास में आज भी तलाशा जा रहा है।